So hello, hi, and welcome back to Chemistry का सागर by सागर वर्जातिया to the series of S block elements. आई होप आप लोगों ने S block पार्ट 1 देख लिया है और आप लोग पार्ट 2 देखने आए हैं जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ S block एलिमेंट्स। और पहले में क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रॉपर्टीज, जिसपे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। बट नाउ इस पार्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का उद्घाटन करते हैं। तो alkali metals are soft in nature and can be easily cut with knife। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो सॉफ्ट इन नेचर क्यों होते हैं? तो देखो, उनका बहुत बड़ा एटॉमिक साइज होता है और आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बहुत आसानी से लूज हो जाता है। मेटेलिक बॉन्डिंग नाम की चीज अगर आपने सुनी है, और अगर नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अल्कली मेटल्स में आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही है, तो उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग करने की क्षमता बहुत कम होगी, बहुत वीक होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते रहेंगे उतनी ज्यादा बेहतरीन ओवरलैपिंग होगी, उतनी बढ़िया मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो सिंस दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, देयर मेटेलिक बॉन्डिंग इज वेरी वीक। और डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता रहेगा क्योंकि एटॉमिक साइज और भी ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो होगा क्या, इन अ नटशेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि आप जब उसको आप काटेंगे तो बहुत ही आराम से कट सकता है नाइफ के द्वारा, जैसे एकदम मक्खन काट रहे हो आप। और इसी मतलब कह लो मेटेलिक बॉन्डिंग जो इनके बीच में बहुत कम है, इसी वजह से ये लोग हार्ड नहीं है, ये लोग सॉफ्ट है। वो मेटल्स हार्ड होते हैं जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग तकड़ी होती है। अब जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम हार्डेस्ट मेटल होगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है, उसकी आयनाइजेशन लेवल भी काफी हाई है। So these are the points which we are going to discuss in this particular topic, कि why alkali metals are soft in nature and why it can be easily cut with the knife. So since alkali metals have the large size and single electron in the valence shell, metallic bonding is weak. As the force of attraction down the group decreases between the positively charged ion and freely moved electron, the strength of metallic bond decreases. Li is the hardest of the alkali metals and cannot be cut with knife। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। Among the alkali metal, the hardest metal is, 4 ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट, why alkali metals have silvery luster? काफी पूछा जाता है। देखो भैया, कोई भी अल्कली मेटल ले लो, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना। यू कैन से दैट देयर इज अ बेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह बिछा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। सो जैसे ही ऊपर से कोई लाइट रे गिरती है सन्न करती हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के आसपास हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। किस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है? अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में चले जाएं कि किसी भी सरफेस पे जब आप कोई फ्रीक्वेंसी डालते हैं या लाइट रे डालते हैं तो उससे एसोसिएटेड उसकी एक एनर्जी होती है जो होती है इक्वल टू एच न्यू। तो दिस अमाउंट ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ एनी अल्कली मेटल एंड दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट देयर प्लेसेस। ये जैसे ही ऑसिलेट होंगे, they will act, since they are charged particles, so like the moving charged particles, they will also emit some electromagnetic radiations in the form of the light, and these electromagnetic radiations will hit to the visible region of the electromagnetic spectrum, and thus we will have some color, and that color is basically a silvery luster. Okay, so when a beam of light comprising photons strikes the metal surface, the energy of photon equal to h nu interacts with the electrons on the surface and make them oscillate. Like any moving charged object, these moving electrons emit electromagnetic radiations in the form of light. This light appears to be reflected from the surface of the metal and thus they appears to be silvery in nature या color. नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कितना फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डाउन द ग्रुप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा।
तो इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा फ्री होंगे। तो चाहे थर्मल कंडक्टिविटी हो जो कि इसके बाद है, और चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, दोनों के दोनों डाउन द ग्रुप जाते हुए एक बेहतरीन साबित होंगे या इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। So alkali metals are the good conductors of electricity, and electrical conductivity increases from lithium to cesium. The valence electrons form a sea of electron cloud which is spread throughout the lattice. Since these electrons are not fixed, thus when electric field is applied, they can move freely through the lattice. Down the group, strength of metallic bond decreases, as the result, the electrical conductivity will increase. Coming on to the thermal conductivity, भाई पहला वाला समझ गए ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कह रहा है, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली मूव थ्रू आउट द लैटिस। लैटिस का मतलब होता है कोई भी मेटल जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड के लिए हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर होता है, क्लास 12 में आकर पढ़ोगे। 3D अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर किस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, HCP, CCP वगैरह वगैरह हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग लैटिस को इस तरह से इमेजिन करो, एक बक्सा है, बक्से के अंदर खूब सारे एटम्स एक साथ टाइटली पैक्ड है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, हीट से रिलेटेड। तो देखो एक कोने को अगर आप हीट करो तो कंडक्शन बहुत तगड़ा होता है मेटल रॉड में, दूसरे एंड पे आपको गर्मी महसूस होती है। क्यों? फिर से वही कंसेप्ट है कि इनके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही एक एंड पे इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी वो गेन करता है तो वो मूव करता है, पगला जाता है, वो हीट एनर्जी को जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है तो पगला जाता है, और वो मूव करता है और टकराता है, कोलाइड करता है दूसरे एंड के इलेक्ट्रॉन्स पे। और जैसे ही कूल एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स उस हॉट एंड वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो वो हीट एनर्जी दूसरे को स्प्रेड कर देता है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, फ्रॉम हॉटर इलेक्ट्रॉन टू कूलर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ऐसे हीट स्प्रेड होती रहती है टूवर्ड्स द कूलर एंड। तो alkali metals are the good conductors of heat and it increases down the group. Thermal conductivity can be explained on the basis of mobile electrons present in the metal lattice. Piece of metal heated at one end, so free electrons will move to the cooler end, collide with the adjacent electrons and transfer their heat energy, and thus they act as a good conductor. तो ये एरो एरो करके पता है क्या इंस्टाग्राम की भाषा है, हैश दिस हैश दिस हैश दिस समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये बात मेरे को आपको तभी बता देनी चाहिए थी जब आप लोगों ने लास्ट वीडियो में आयनाइजेशन एंथैल्पी कांसेप्ट पढ़ा था। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, चूंकि एटॉमिक साइज सीजियम का बहुत बड़ा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि जब एक लाइट रे एक मेटल सरफेस पे गिरती है तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डाली जाती है उस मेटल सरफेस पे, और तुरंत इलेक्ट्रॉन की एक्सपेक्टेशन होती है कि उस सरफेस से बाहर निकले, मेटल सरफेस से बाहर निकले। ऐसा तभी मुमकिन है जब आप उस मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लें मतलब या ऐसा मेटल है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। अब बट ऑब्वियस की बात है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसमें आप लिथियम को ले रहे हैं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। आप लाइट रे डालते रहेंगे, उसके मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आई कम है, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कस के जकड़ा हुआ है। अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स पे कौन सा मेटल चाहिए जिसकी आई कम हो। आई कम होगी, जैसे ही लाइट रे ऊपर से गिरेगी टक करता हुआ इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके आंसर की, एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं आता उनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट having energy greater than the ionization enthalpy of metal is allowed to fall on the surface of the metal is called photoelectric effect। और फिर भी अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने अलग से पढ़ाया है, वहां जाकर आप इस पर डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों बात आती है डेंसिटी को लेकर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि एटॉमिक साइज ऑफ द एल्कली मेटल्स इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स आर ग्रेटर या आर हाईएस्ट।
क्योंकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो इनका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। अब चूंकि इनका एटॉमिक साइज बड़ा है यानी कि वॉल्यूम बड़ा है, तो डेंसिटी इनकी क्या होगी, कम होगी। तो अल्कली मेटल्स की बाकी सब मेटल्स से डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। अब जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो ये दूसरा पहलू है, दूसरा पॉइंट है कि व्हाट हैपेंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो जैसे यहाँ पे ये हमने ऑर्डर लिखा है, ये 0.53 से 1.90 जा रहा है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हाई? इसी फॉर्मूले के हिसाब से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाते हुए, एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल वाली बात आ गई कि एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज है, तो ये आपको याद रखनी है। अब कभी कभार बच्चे पूछते सर कि एक्सपेरिमेंटली कैसे हो गया, तो देखो भाई, इसके लिए तुमको मैं एक पोयम समझा दूं कि जो लिख कर गए थे वो वही समझा रहा हूं मैं। ठीक है, कुमार विश्वास। कि जो लिख कर गए थे वो वही समझा रहा हूं मैं, कि तुम समझो कि ना समझो तुम्हें बना रहा हूं मैं। गजब ये खेल है सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस का, आगे समझना, और अगर दिल तक छू जाए तो हिट लाइक दबा देना। कि गजब ये खेल है सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस का, जो मैं खुद ना समझा तुम्हें समझा रहा हूं मैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली से ये बात आ गई, ठीक है। और एक्सेप्शनल केस का बात करें तो देखो, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन पोटेशियम के केस में एक स्मॉल डिक्रीमेंट आया है। वो स्मॉल डिक्रीमेंट इसलिए आया है क्योंकि पोटेशियम का यहाँ पर साइज अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम, तो एक झटका लगता है, यानी कि एटॉमिक साइज एकदम से इंक्रीज हो जाता है एज एक्सपेक्टेड। तो डेंसिटी थोड़ी सी झटका मारती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। Lithium is the lightest metal, thus it cannot be stored in the kerosene oil because it floats on its surface. इसीलिए इसको पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेम कलरेशन की बात करते हैं। तो ये कलर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम का कलर क्या है, सोडियम का कलर क्या है, पोटेशियम का कलर क्या है, ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम सोना, सोना कितना सोना है, सोना सोना, ठीक है। तो पीला, सोडियम जो होता है येलो कलर का होता है, पोटेशियम वायलेट कलर का होता है, रुबीडियम रेड वायलेट होता है, सीजियम ब्लूइश कलर का होता है। कलर्स रट लो, याद कर लो, कहीं ना कहीं घूम फिर कर पूछ लिए जाएंगे। कलर के पीछे लॉजिक क्या है? कलर के पीछे लॉजिक होता है कि आपने मेटल पे या मेटल के सरफेस पे आपने एनर्जी गिराई किसी भी तरीके से, और जब आप एनर्जी गिराओगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दर्शा रहा है कि अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और जो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है वो कलर दिखाती हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड लेवल पे जाता है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? जो आप दे रहे हो। और जैसे वो एक्साइटेड होकर डी एक्साइट होता है, यानी कि अपने वापस ग्राउंड लेवल पे आता है, तो उतनी एनर्जी लूज करता है जितनी उसने गेन करी थी। एंड वो एनर्जी इक्वल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, या ये कह लो कि वो जो एनर्जी लूज करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस which travels to the electromagnetic spectrum and hits to the visible region। क्योंकि जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको जाकर मैच करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर विजुअल रीजन को। और विजुअल रीजन के अंदर क्या होता है? विबग्योर। तो जिसकी जिस हिसाब से आयनाइजेशन थेरेपी होगी या जिसका जिस हिसाब से एटॉमिक साइज होगा उसको उस हिसाब से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब लिथियम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सीजियम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो जब डिफरेंट एनर्जीज दोगे तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी तो डिफरेंट कलर्स मिलेंगे आपको। क्लियर? तो व्हेन alkali metals are heated in Bunsen flame,
they absorb energy from the flame and outermost electron gets excited to the higher energy levels. When the excited electron fall back to the original energy level, the excess energy is emitted in the form of the electromagnetic radiations, which falls in the visible region, thereby impacting color to the flame. क्लियर हो गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है, आ सकता है. कमिंग ऑन टू दी हाइड्रेशन इंथैल्पी. हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है? हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब जैसे आपने किसी भी चीज को पानी के अंदर डाला तो पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और जैसे ही घेर लेता है तो एसोसिएशन एनर्जी रिलीज होती है. तो पानी के केस में भाई देखो, जो चीजें आपस में चिपकती है एनर्जी रिलीज होती है. अब तुमने ताली को ताली से मारा, एनर्जी रिलीज हुई, हाथ गर्म हो गया. किसी भी आयन को, एटम को तुम पानी में डालोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन इंथैल्पी कंसेप्ट या सॉल्वेशन कंसेप्ट तुमने सुना होगा. तो कोई भी आयन जैसे पानी के अंदर जाएगा तो पानी उसको घेर लेगा, डॉट प्रोडक्ट बना लेगा, और उस एसोसिएशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी. तो चूंकि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो पानी की वजह से, इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा जाता है. अब खुद सोचो, पानी किसको अच्छा घेरा मार सकता है? जिसका साइज छोटा होगा कि जिसका साइज बड़ा होगा? एक बीकर के अंदर एक छोटा सा आयन तुमने डाला तो पानी इजीली उसके चारों तरफ गिर जाएगा, लेकिन एक बड़ा आयन अगर तुम डुबोगे तो पानी मॉलिक्यूल उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा. यानी कि स्मॉलर द आयन, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड. तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी. ये पॉइंट बहुत ही उम्दा है. यानी कि चार्ज अपॉन साइज, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज. एंड व्हाट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी? ये मैंने आपको बता दिया. किस फैक्टर पे वो डिपेंड करती है? चार्ज और साइज पे. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, जितना कम साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी. क्लियर? तो यहां पर जो लिथियम है, अब Li+ और Cs+ में लिथियम को वाटर चारों तरफ से आसानी से घेर लेगा, सीजियम को उतने अच्छे से नहीं घेर पाएगा. दैट्स वाई लिथियम के काफी सारे सॉल्ट्स हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं. अब इससे एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्वा सॉल्यूशन में किस अल्कली मेटल आयन की ज्यादा होगी? Which alkali metal ion is having the highest electrical conductivity in aqueous solution? तो वैसे देखा जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है फ्री फ्लो ऑफ आयन में. कितनी तेज आयंस की मोबिलिटी है, तो जितना छोटा आयन होगा उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, है ना? लिथियम सबसे छोटा आयन है, तुम क्या सोचोगे सबसे ज्यादा मोबिलिटी उसकी होगी? यही तो फंडा है. एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है. तो एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होता है. अभी आप यहां पढ़कर आ रहे हो, लिथियम आयन is that ion which tends to show the maximum degree of hydration because of its smaller size. जिसकी वजह से पानी में ये बहुत मोटा हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएंगे, एकदम मोटा मोटा हो जाएगा. सीजियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए पानी उसको आसानी से घेर नहीं पाता, जिसकी वजह से सीजियम का एटॉमिक साइज पानी के साथ ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक ठाक होता है. मतलब जो होता है वही होता है. लेकिन लिथियम का अजीब सा मोटा सा हो जाता है क्योंकि पानी को घेर लेता है. ठीक है, या पानी लिथियम को घेर लेते हैं. तो रिजल्ट एकदम अपोजिट होता है. मतलब सीजियम जो कि लीस्ट हाइड्रेटेड था वो पानी के अंदर मोबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपके ही नहीं है, क्योंकि उसकी पुअर सॉल्वेशन इफेक्ट है, उसके पास पुअर हाइड्रेशन इफेक्ट है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. और पानी जुड़ जाने के बाद एटॉमिक साइज की तो धज्जियां हो जाती हैं, जैसे लिथियम के केस में. तो मैंने आंसर को यहां पे समझाया है. इन देयर एक्वा सॉल्यूशन अल्कली मेटल सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Li+ ion being the smallest ion is expected to conduct electricity better than the larger ions. कह रहा हूं मैं खुद कि Li+ ion being smallest is expected to conduct electricity better than the larger ions, but the observed conductivity is in the order this, then this, then this, then this. सीजियम का सबसे ज्यादा, लिथियम का सबसे पुअर. और लिथियम का सबसे पुअर क्यों है? क्योंकि इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई बहुत ज्यादा है. अगर एक वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई बहुत ज्यादा है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. बेटा नोट्स कॉपी जरूर करते रहना वरना बिल्कुल मजा नहीं आएगा. Alkali metals are the strongest reducing agent.
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन दिखाए, और ऑक्सीडेशन का मतलब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल बड़े आराम से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एकदम लुल है। तो सिंस दे हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ओनली वंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू लूज, दे एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन अगर अल्कली मेटल्स की हम बात करें तो लिथियम सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाँ कि ना? बट 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 रिड्यूसिंग कैरेक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्दर सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर आपको ये लगता है कि लिथियम के पास आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज वेरी मच, और इलेक्ट्रॉन वो लूज अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, तो वो आप गलत हो। ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो लिथियम की -3.04 है। माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 3.04 ज्यादा है इन सब में से, सोडियम के, आरबीसीएस, है ना, सबसे ज्यादा है। तो लिथियम शुड बी रिगार्डेड एज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एल्कली मेटल सीरीज। नाउ व्हाई द हेल इज दिस हैपनिंग? तो यहां पर मैं लिखा हूं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट लिथियम हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, it act as the strongest reducing agent among the alkali metals because E naught depends upon these 3 values. और सब्लिमेशन में क्यों डिपेंड कर रहा है? भैया वर्तक्रस से तुम कोई मेटल निकालोगे तो वो क्या अपने गैसियस फॉर्म में होगा? नहीं ना। तो जैसे तुमने Na निकाला तो Na पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा, तुम इसको हीट दोगे और उसको गैसियस फेस में बदलोगे, इसलिए तुमको सब्लिमेशन एंथैल्पी चाहिए। सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाने का क्या मतलब है कि गैसियस फेस में जब आप किसी मेटल को एनर्जी देते हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब जब आपको जो वो आयन मिला है आयनाइजेशन एंथैल्पी के दौरान, उसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, और पानी के अंदर डालने के बाद Na प्लस नीचे जो G लिखा है वो एक्वस स्टेट में बदल जाता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्वस फेस होता है। अब हाइड्रेटेड हो गया, तो माय क्वेश्चन इज व्हाई लिथियम इज रिगार्डेड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिखे हैं हमने। ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पी of lithium is the highest, its hydration enthalpy released is so high that it compensates for more than the high IE required. तो ये है मेन एक नंबर का रीजन, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई नीट के रिस्पेक्ट पे, बोर्ड्स के रिस्पेक्ट पे, सबके रिस्पेक्ट पे, कि लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उसके बावजूद वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ई नॉट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसमें जो मेन फैक्टर है दैट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज है, और चूंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा है कि वो इट कंपेंसेट्स फॉर द हाई आईई रिक्वायर्ड। और उसके बाद जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, यानी कि फिर सीजियम आता है, फिर रुबीडियम आता है, फिर के आता है, फिर Na आता है। अब मेरी बात की ये गांठ बांध लेना, ये टीचर आपसे पूछ सकता है क्या कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग करेक्टर इन द केस ऑफ द एल्कली मेटल हैलाइड्स। तो बच्चा क्या याद कर लेता है? Li फिर Na फिर K फिर Rb फिर Cs ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी फैक्टर सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन फैक्टर जो है एक्सेप्शनल केस जो है सिर्फ लिथियम के केस में है। बाकी सीजियम की बेहतरीन होती है क्योंकि उसकी आई क्या होती है? कम होती है। फिर रुबीडियम, फिर के, फिर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस आने दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कवर्स द एनसीईआरटी। ओके, next and last question of this video, then the chemical properties we will going to start from the next video. LiF का lowest solubility क्यों है? क्योंकि Li अपने में सबसे छोटा है। एल्कली मेटल्स में सबसे छोटा कौन होगा? लिथियम।
और हैलोजन्स में सबसे छोटा कौन होगा? F-। तो जितना छोटा एनायन और कैटायन होता है उतनी स्ट्रॉन्ग लैटिस एंथैल्पी होती है। देखो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक बात हम आपको एक ज्ञान दे दें, ज्ञान की बात है आज इस वीडियो में। कोई भी पर्टिकुलर चीज पानी में तभी सॉल्युबल होगी जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन होगी लैटिस एंथैल्पी की। और अगर कोई चीज सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो ये कीवर्ड है, याद रखना। कोई चीज सॉल्युबल है मतलब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, और कोई चीज सॉल्युबल नहीं है मतलब उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी होती है कि Li प्लस और F माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दोगे दैट इज दी लैटिस एंथैल्पी, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा है इसको गौर करिए कि LiF हैज अ वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ Li plus and F minus. This high lattice enthalpy is not compensated by the hydration enthalpy of LiF. And the chemical properties we will going to start with the next part with the next video. Thanks for watching Chemistry का सागर by सागर जातिया. Stay tuned.